जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के इस सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। आशा है आप लोगों की अपनी तैयारी चल रही होगी और अब एक सप्ताह का और समय बचा हुआ है आपका एसआईपीएफ के एग्ज़ाम का। और आई होप कि आप प्रिपेयर होंगे अपने तरफ से। तो जैसे कि मालूम है कि इस चैनल से एमसीक्यू के माध्यम से आपके लिए जो है चीज़ों को लेकर आया जाता है और जो सब्जेक्ट्स हैं, जो रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उस पर मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर का ही एक पेपर है ये एसआईपीएफ का, अभी 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर है। और उस पर आज डिस्कस करने के लिए इस चैनल पे मैं आया हूं। हालांकि इसको मैंने अपने एप्लीकेशन पे भी अपलोड किया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए और पूरे जो 80 क्वेश्चंस हैं ये यहाँ से आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके का एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, जो पेपर हैं, जो पेपर को केवल आपको सिंपल सेक्शन पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको उसके अंदरूनी चीज़ों को, उसके जो पॉइंट्स हैं, जो डीप पॉइंट हैं, उसको आपको अध्ययन उसका करना पड़ेगा। तो ये पेपर मैं उठाया हूं और वो पेपर सेम टू सेम पेपर वही है 2024 में जो एग्जाम आपका हुआ था सब इंस्पेक्टर का, जो पहला एग्जाम था सब इंस्पेक्टर का एलडीसी का, और उसी का यह पेपर है। और इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। केवल हम लोग पेपर ही नहीं करेंगे बल्कि इस पर डिस्कस भी करेंगे। और जो पुराने सेक्शंस हैं, जो हमारे मेजर लॉज हैं या जो भी हैं, तो उस पर हम लोग डीपली सेक्शन करेंगे। इसमें आपको काफी अच्छे प्रश्न तैयार होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी नई चीजें इसमें जानने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 82 में प्रावधान है कि कोई काम अपराध नहीं है जो किसी बच्चे के द्वारा किया जाए। कितने उम्र के बच्चे के द्वारा, कितने साल के बच्चे के द्वारा किया जाए, यह प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि जो है कितने साल के बच्चे के द्वारा जो है कोई काम अपराध नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जनरल एक्सेप्शन का प्रश्न है, जो कि यहाँ धारा 82 में आईपीसी में चलता था, लेकिन अभी जो है 14 से और 33 में जो है अभी भारतीय न्याय संहिता में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जो है धारा 82 में यही बताया गया था कि 7 साल 7 साल तक के बच्चे के द्वारा, 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य जो है, यह जो है आपराधिक दायित्व से मुक्त करता है, यानी वो अपराध नहीं होता है। 7 साल से कम आयु का अगर बच्चा है, क्योंकि उसकी समझ अपरिपक्व है, तो ये प्रोविजन आपको आईपीसी में दिया गया था। लेकिन अब देखिए, जब हम अभी हमारा आईपीसी बदल गया है, अभी आ गया क्या है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो इसके सेक्शन 20 और सेक्शन 21 को आप देखेंगे तो इसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जो है जनरल एक्सेप्शन का जो प्रश्न है कि यहां से 7 साल के बच्चे के द्वारा, 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, आपराधिक दायित्व से उसको मुक्त किया जाता है। तो धारा 20 में यही कहा गया है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को उनके आपराधिक इरादे की कमी के कारण कानून के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। और यह प्रावधान बच्चों को उनकी अपरिपक्वता के कारण जो है सुरक्षा प्रदान करती है। तो इतना क्लियर हो गया। ये जो है बीएनएस के धारा 20 में सेक्शन 20 है, वैसे आप 21 भी देख लीजिएगा। 21 में भी यही बताया गया है कि जो है 7 साल से अधिक किंतु 12 साल के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य जो है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो सेक्शन 20 में जो है 7 वर्ष से कम, और एक सेक्शन 21 में क्या दिया है, 7 से 12 वर्ष तक के आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य। इसमें कंडीशन अलग अलग है, इसको देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन में उसके बारे में बहुत डीपली दिया गया है, तो एप्लीकेशन से आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो इस प्रश्न के लिहाज से देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और अगर आप बीएनएस के लहजे से जाते हैं तो सेक्शन 20 में जो है बताया गया है कि 7 साल के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य जो है यह अपराध नहीं है। सेक्शन 20 बीएनएस में यह बताया गया है। तो एक कंपैरिजन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस सेट को बनाने का मतलब ही यही है कि आप ये समझें कि आपके किस तरह के प्रश्न से आपका सामना होने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए, यह एक कथन है, कथन के बारे में सही प्रतिक्रिया दें। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 410 के अर्थ में एक संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति कहा गया है।
यदि स्वामित्व में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ शब्द का खेल है, यहाँ पे जो ऑनरशिप है, जो संपत्ति की ऑनरशिप है, देखिए ये प्रश्न मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, ये प्रश्न जो है डीपीसी के द्वारा ही बनाए गए हैं, और जो आपने एसआईपीएफ का एग्जाम दिया है वहां ये प्रश्न आया था। मेरा मकसद यही है इस सेट को बनाने का कि आप पेपर को समझे, प्रश्न को समझे कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो यहां पूछा जा रहा है 410 के बारे में, यानी कि चुराई हुई या चोरी की हुई संपत्ति में जो है यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति कहा जाता है यदि स्वामित्व में परिवर्तन होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन पर चलते हैं। आपराधिक दुर्विनियोग का दिए गए सभी विकल्प सही हैं, चोरी के द्वारा या लूट के द्वारा। तो 410 में चुराई हुई संपत्ति, यह जो है आईपीसी के सेक्शन 410 में जो है यह चुराई हुई संपत्ति थी। लेकिन यही आप जब बीएनएस में आते हैं, बीएनएस के खंड 317 में आते हैं, तो यहाँ पे चोरी की हुई या चुराई हुई संपत्ति के बारे में बताया गया। अब इसमें चाहिए एक बार इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज है। तो देखिए बीएनएस का जो सेक्शन 317 जो है यह कहता है कि चोरी की संपत्ति प्राप्त करने या रखने संबंधी धारा को यह संदर्भित करता है, और चुराई हुई संपत्ति को यह परिभाषित करता है, और किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो यह जानते हुए यह मानने का कारण रखते हुए कि चोरी की गई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त किया गया है उसको रखता है, तो वह क्या है, चुराई हुई संपत्ति कही जाएगी। अब इसमें 317 को मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूं तो चोरी की संपत्ति किसको कहा जाएगा, तो इसमें जिसमें चोरी हो, जबरन वसूली, डकैती या धोखाधड़ी के माध्यम से संपत्ति को हस्तांतरित या ट्रांसफर किया गया है, या संपत्ति का आपराधिक रूप से गबन किया गया है, या संपत्ति या आपराधिक विश्वासघात किया गया है, तो वह चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। अब हमारा प्रश्न जो पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निकल तरीके से है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि स्वामित्व में परिवर्तन, देखिए कि यहाँ पे आ गया, यदि स्वामित्व में परिवर्तन है तो, यानी कि स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है, यदि उसमें आपराधिक दुर्विनियोग है, चोरी है, या क्या है, लूट है, ये सभी जब है तो यह चोरी या चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। तो इस ऑप्शन का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिए गए सभी विकल्प सही हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आईपीसी के 410 में इसको डिफाइन किया गया था, और बीएनएस के सेक्शन 317 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आप अपने कमेंट भी दीजिएगा। मेरा प्रयास है कि आपको जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसमें प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक चीजें आपको बताऊं आपके माध्यम से, ये सारी चीजें। तो अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में सदोष परिरोध को किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात किया जा रहा है अंडर आईपीसी। तो धारा 342, धारा 340, धारा 339 या धारा 371। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो पुराना वाला अगर आप देखते हैं तो धारा 340 में जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को बताया गया था, और वही अगर आप बीएनएस में आते हैं तो बीएनएस के सेक्शन 126 में जो है सदोष परिरोध को बताया गया है, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। यह 126 बीएनएस में बताया गया है इसको, और वही चीज जो है इसको धारा सेक्शन 340 में बताया गया था, जो है यह आईपीसी के अंतर्गत में। तो इसमें क्या बताया गया है, किसमें परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 126 के अंतर्गत, बीएनएस खंड के सेक्शन 126 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा सदोष परिरोध के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए दो शब्द है, एक तो सदोष परिरोध, एक सदोष अवरोध। ये दोनों चीजें क्या होती है थोड़ा सा इसको हम समझ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बीएनएस की धारा 126 में यही कहा गया है कि गलत तरीके से किसी को रोकना ही क्या है, सदोष परिरोध है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से कहीं जाने से रोकना, इस अपराध के लिए 1 महीने तक साधारण कारावास या 5,000 तक के जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। तो हो सकता है सजा के बारे में पूछ दे 126 के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है 1 महीने का साधारण कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती है, वो कंडीशन के ऊपर अप्लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति किसी अन्य जगह पर जाने से रोकना या उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर चलने से रोकने पर लागू होता है। तो इसका कुछ उदाहरण आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी को घर से बाहर निकलने से रोकना, किसी को धमकी दिया जा रहा है कि घर से बाहर निकलोगे तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा या तुमको घायल कर दूंगा। किसी को सड़क पर चलने से रोकना, कोई सार्वजनिक सड़क है उसको चलने से रोकना, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति में प्रवेश करने से रोकना, किसी काम को
किसी को काम पर जाते समय रोकना या उसको धमकी देना, ये सारे क्या है, सदोष परिरोध के अंतर्गत आते हैं। अगर 339 पे जाएंगे तो सदोष अवरोध उसमें दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्न आएगा तो बताया जाएगा। इसमें मोटा मोटी चीजें यही हैं, इसमें 1 महीने का साधारण कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों है। और यह जो है अपराध जो जमानती किस्म का अपराध है, इसका मतलब यह है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। एप्लीकेशन पे आपका इसका डिटेल भी मिलेगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में दी गई परिभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। देखिए आपको वो इसको देखना है और इसके साथ साथ हम लोग नए जो हमारा बीएनएस है, बीएनएस को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें गलत पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछा रहा, आईपीसी के अंतर्गत पूछा गया था इसमें, लेकिन हम लोग बीएनएस को भी साथ साथ इसमें लेके चलते रहेंगे। सदोष अभिलाव, इसको धारा 23 में दिया गया है, यानी कि रॉन्गफुल गेन को। और फ्रॉडेंटली, इसको सेक्शन 26 में दिया गया है, या मूल्यवान प्रतिभूति को सेक्शन 30 में दिया गया है, या डिसऑनेस्टली को जो है सेक्शन 24 में दिया गया है। तो अगर इस प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, गलत इसमें स्टेटमेंट क्या है, कपट पूर्वक जो है इसको धारा 26 में नहीं दिया गया है। लेकिन इस प्रश्न को हम लोग बीएनएस के साथ कंपैरिजन करके चूंकि पढ़ रहे हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेक्शन 26 में सदोष अभिलाभ जो बीएनएस के अंतर्गत जो है, बीएनएस के अंतर्गत जो सदोष अभिलाभ है, एक मिनट, जो सदोष अभिलाभ है यानी कि रॉन्गफुल गेन है, इसको सेक्शन 2 का 26 में बताया गया है सदोष अभिलाभ के बारे में, यानी कि रॉन्गफुल गेन के बारे में। अगर कपट पूर्वक की बात करते हैं तो 2 के सब सेक्शन 7 में इसको बताया गया है, बीएनएस खंड के अंतर्गत, ये मैं बता रहा हूं, बीएनएस के अंतर्गत 2 के 7 में बताया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति को 2 के सब सेक्शन 31 में बताया गया है। और बेईमानी से इसको, सॉरी ये देखिए कपट पूर्वक 9 में, 2 के 9 में है, और बेईमानी को 2 के सबसेक्शन 7 में बताया गया है। तो देखिए ये जो डेफिनेशन खंड है, इसमें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें सदोष अभिलाभ क्या होता है, कपट पूर्वक क्या होता है, बेईमानी क्या होता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न भी बन सकते हैं। आगे आप इसी सेक्शन में देखेंगे तो किस तरीके के तार्किक प्रश्न बने हैं, ये आपको वहां से पता लगेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत था, अगर आईपीसी के नजरिए से देखें तो। और बीएनएस के नजरिए से देखें तो बीएनएस का ये आपको याद करने के लिए 2 के 26 में सदोष अभिलाभ है, 2 के 9 में जो है कपट पूर्वक है, मूल्यवान प्रतिभूति को 2 के 31 में बताया गया है, और बेईमानी को 2 के सब क्लॉज 7 में बताया गया है। तो इस तरीके से आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कौन सा है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 98 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, बाकी जो ये सेक्शन है इसको हम लोग अभी इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जो आईपीसी है इसका जो कॉन्सेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बीएनएस के अंतर्गत कुछ कुछ चीजों में बदलाव हुआ है, और जो बदलाव चीजें हुई हैं उस लेवल के प्रश्न अगर आएंगे तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो पहला है इसमें, देखिए यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां थोड़ा सावधानी से आपको पेपर लगाना है, यहां पे प्रश्न को लगाना है। यह किसी चित्त विकृत व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ही मेरे हिसाब से गलत लग रहा है, क्योंकि चित्त विकृत व्यक्ति के विरुद्ध जो है प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है, जो राइट है वो है, और इसमें दिया जा रहा है कि विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। तो ये जो है गलत लग रहा है हमें ऑप्शन, तो इस हिसाब से ये सही होगा। आगे भी हम लोग देखते हैं ऑप्शन को पढ़ते हुए, जो गलत होगा उसको हम लोग फिर देखेंगे। वह उस व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है जो ऐसा कार्य करता है जो अन्यथा कोई अपराध होता, किंतु उस व्यक्ति के बालकपन के कारण अपराध नहीं है। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिख रहा है सेल्फ डिफेंस के हिसाब से। यानी ये स्टेटमेंट कह रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति जो बालकपन के कारण, यानी अभी जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो है मैच्योर नहीं हुई है, उसको जो कि अभी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उस व्यक्ति के अगर कोई कार्य करता है तो वह अपराध नहीं होगा। अगर वह व्यक्ति बालक नहीं होता तो वो कार्य अपराध होता, लेकिन बालक होने के कारण वो अपराध नहीं। तो स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, यह किसी ऐसे व्यक्ति जो नशे में मत्त हो के विरुद्ध उपलब्ध है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है।
अगला है, यह किसी ऐसे व्यक्ति जिसे समझ की परिपक्वता नहीं है उसके विरुद्ध उपलब्ध है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट ही इसका रंग हो गया, यह किसी चित्त विकृत व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 98 है, अभी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 36 के अंतर्गत जो है इसको डिफाइन किया गया है, और विकृत चित्त वाले व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो यह 98 को जो है बीएनएस के अंतर्गत जो है, बीएनएस में जो है 36 सेक्शन 36 के अंतर्गत जो है इसको बताया गया है, और विकृत चित्त व्यक्ति के विरुद्ध बताया गया है। और उसमें बताया गया है कि यह जो सेक्शन 36 में यह बताया गया है कि विकृत चित्त वाले व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार से संबंधित बातों को बताया गया है। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे कृत्य को अंजाम देता है जो सामान्यतः एक अपराध होता, लेकिन उसकी मानसिक अस्वस्थता, नशे या गलतफहमी के कारण कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध नहीं है, तब भी दूसरों को अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का वही अधिकार होगा जो वे तब रखते जब यह कार्य एक दंडनीय अपराध होता। आशा है आपको ये चीजें समझ में होगी, थोड़ी सी क्रिटिकल है, ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और इसका जो है जो 98 में था उसको बीएनएस के अंतर्गत 36 में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहां पे हमारा अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी जांच अधिकारी के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 160 के तहत आदेश दिए जाने पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा के तहत अभियोग चलाया जा सकता है। तो मैंने पहले ही बताया है, देखिए आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, ये बीएसए हो, ये सभी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं एक तरह से। दंड प्रक्रिया संहिता जो है दंड के बारे में, दंड का निर्धारण करती है, अपराध की प्रकृति को समझती है, जबकि आपका बीएनएसएस है, यह जो है उस एक प्रोसीजरल लॉ है, उस प्रोसीजर को फॉलो करता है कि क्या प्रोसीजर होगा। किसी व्यक्ति ने चोरी किया तो उसको चोरी के रूप में वहां आईपीसी उसको जो है परिभाषित करती है, और सीआरपीसी या बीएनएसएस कह लीजिए, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, जांच किया जाएगा, तो ये सारी चीजें क्या है दंड प्रक्रिया संहिता या बीएनएसएस बताता है। अब ये जब मामला अदालत में जाता है तो उसके अंतर्गत क्या एविडेंस होंगे, कि ये सारी चीजें जो है बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वो किए जाएंगे। तो ये प्रश्न यहीं पे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी को जोड़ा गया है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि जो व्यक्ति किसी जांच अधिकारी के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 160 के तहत आदेश दिए जाने पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उस पर भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत अभियोग चलाया जा सकता है। अब आइए इसको देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, फिर इसके बाद से इसको आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न का राइट आंसर धारा 174 के अंतर्गत, यदि जिस व्यक्ति पर जो है 160 के तहत आदेश होता है उपस्थित होने के लिए, या उसको सम्मन दिया जाता है, सम्मन किया जाता था, अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता था तो सीआरपीसी के धारा 174 के अंतर्गत उस पर अभियोग चलाया जाता था। अब जो नया कानून है बीएनएसएस है, यह सेम चीजें जो है, जो 174 की जो प्रक्रिया थी वही जो है अब सेम जो है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 208 में जो है इसको क्लियर किया गया है। 208 में जो है इसको बताया गया है। तो ये 174 इसका राइट आंसर होगा, उस पे 174 के तहत अभियोग चलाया जाता था। अभी जो है बीएनएस के अंतर्गत जो है 208 के अंदर कोई व्यक्ति को अगर जो है किसी जांच अधिकारी के द्वारा उपस्थित होने के लिए आदेश दिया जाता है, वह उस आदेश का अनुपालन नहीं कर पाता है, तो इसको जो है बीएनएस के धारा 208 के अंतर्गत जो है उस पे जो अभियोग चलाया जाएगा। और इसमें जो है लोक सेवक के आदेश की अवहेलना में गैर हाजिर रहना से संबंधित यह अपराध है, जो कि धारा 208 में है। और इसके तहत यदि कोई व्यक्ति सम्मन, किसी नोटिस या आदेश का पालन न करते हुए जानबूझकर न्यायालय में स्वयं या अपने एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसे 6 महीने तक का साधारण कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो यह कितना है, यह सीआरपीसी के सेक्शन 174 के रिलेवेंट है, सेक्शन 208। सेक्शन 208 यह जो है सीआरपीसी का जो है सीआरपीसी के 174 के रेलेवेंट है, या बीएनएस की धारा 208। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, दंगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो रॉयटिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि दंगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बल का मात्र प्रदर्शन पर्याप्त है, तो प्रदर्शन ये बल नहीं होगा, जो विधि विरुद्ध जमाव होता है तो सही है। कौन सा सही यहां पूछा जा रहा था। बल का मात्र प्रदर्शन या पर्याप्त नहीं है दंगा को दंगा घोषित करने के लिए। पहला ऑप्शन है, दिए गए सभी विकल्प सही है। आइए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। केवल घातक हथियार रखना ही काफी है, यह भी गलत हो गया। और वास्तविक बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना, मोर सो फॉर फोर्स इज सुफिशियंट, यानी कि वास्तविक बल या हिंसा का प्रयोग किया जाएगा तब वो दंगा होगा। कोई भी जो विधि विरुद्ध जमाव होती है या जो कोई भीड़ होती है, दंगा तब बनता है जब उसमें जो है का प्रयोग होता है, तब वह दंगा बनता है। अब बीएनएसएस के धारा 191 में, सॉरी बीएनएसएस नहीं, बीएनएस के सेक्शन 198 में जो है दंगा को परिभाषित किया गया है। और इसमें कहा गया है कि दंगा जो है इसको इस एक अपराध के रूप में जाना जाता है। और इसमें इसको परिभाषित करते हुए यह भी कहा गया है कि किसी गैर कानूनी सभा का कोई भी सदस्य सभा के सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो वह अपराध का दोषी होता है। तो सेक्शन 191 बीएनएस के अंतर्गत जो है इसको परिभाषित किया गया है। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास है, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन यदि दंगा किसी घातक हथियार के साथ किया गया हो तो सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों किया जा सकता था। अब पिछला आप जब वो देखे हो जो है आईपीसी आप जब पढ़े होंगे तो आईपीसी में अलग अलग सेक्शन में दिया गया था कि जो है घातक हथियारों के साथ जो है भीड़ में शामिल होना या प्रदर्शन करना, तो ये सारी चीजें अलग अलग सेक्शन में दिया गया था। उन्हीं सारी चीजों को जो है 191 में जो है उसको समेट कर एक कर दिया गया है। 191 में कई सारे खंड हैं। अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी कोई जमाव जो है यह दंगा का रूप, उसको दंगा के रूप में उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। इस प्रश्न को जो है मुझे एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी जो हमारे जो व्यूअर हैं जिनके द्वारा जो है एप्लीकेशन पर ये सारी चीजें ली गई हैं, तो उनके द्वारा जो है इस प्रश्न पर उन्होंने जो है कमेंट किया था कि सर ये इसका आंसर ये गलत है। तो उसका मैंने उसमें डीप एक्सप्लेनेशन उसके अंतर्गत उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है डीप एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ है, जो कि आईपीसी से भी है और बीएनएस से भी है। आप उसको पढ़ के इत्मीनान हो सकते हैं। इस प्रश्न का 100% राइट आंसर यही होगा, वास्तविक बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, तब कोई विधि विरुद्ध जमाव जो है दंगा के रूप में उसको डिफाइन किया जा सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत टेक्निकल है। व्यपहरण एवं अपहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। इसका डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे। व्यपहरण को कहां डिफाइन किया गया है, बीएनएस के अंतर्गत, बीएनएसएस के अंतर्गत। ये जो प्रश्न है आईपीसी के अंतर्गत है, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि कॉन्सेंट नहीं बदला है, बस जो है सेक्शन बदल गए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न में जो है आपको आप जो पढ़े होंगे, जो आप व्यपहरण और अपहरण के बारे में जो समझ रखते हैं, तो वही चीज काम आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन पे, व्यपहरित व्यक्ति को वैध संरक्षकता से हटा दिया जाता है, जबकि अपहरण के अपराध को निर्धारित करने के लिए संरक्षकता महत्वहीन है। देखिए शब्द है ये, और इस तरह के शब्द पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपके पिछले एग्जाम का ही पेपर है जो 2024 में अभी रिसेंटली हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से चीजों को समझना होगा। मेरा मकसद भी यही था कि आपको आपके पेपर का जो व्यवहार है, जो पेपर के साथ आप जो पेपर आप देने वाले हैं वो किस तरीके के प्रश्न आएंगे, किस तरीके की चीजों को आपको पूछा जा सकता है, जो एग्जामिनर है उसका मोनोपोली क्या है, इस पूछने का उसका तरीका क्या है, तो यही सारी चीजों को बताने का हमारा मकसद था। बाकी इस पेपर को आप फेस किए हैं, आपको बेहतर जानकारी होगा। तो देखिए व्यपहरित व्यक्ति को वैध संरक्षकता से हटा दिया जाता है, जबकि अपहरण के अपराध को निर्धारित करने के लिए संरक्षकता महत्वहीन है। अब देखिए इस प्रश्न को समझेंगे तभी लगा पाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं लगा पाएंगे जानते बूझते हुए भी। चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। व्यपहरण में किसी व्यक्ति का इरादा महत्वहीन होता है, जबकि अपहरण के अपराध को निर्धारित करने के लिए इरादा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यपहरण में बल प्रयोग, जबरदस्ती या धोखे का इस्तेमाल होता है, जबकि अपहरण में पीड़ित को बस से ले जाना शामिल है। व्यपहरण किसी व्यक्ति, नाबालिग या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति से संबंध में किया जाता है, जबकि अपहरण किसी भी उम्र के
व्यक्ति के संबंध में किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, अपहरण यानी कि किडनैपिंग और व्यापहरण यानी कि एडक्शन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। व्यापहरण क्या होता है? एडक्शन यानी किसी को बहला फुसला के भगा ले जाना। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि प्रेमी युगल जो है, एक फला लड़के ने जो है लड़की को बहला फुसला के और भगा ले गया, तो ये व्यापहरण हो गया, जिसमें रजामंदी भी होती है। जो विक्टिम होता है और जो जिसके विरुद्ध अपराध होता है वो भी, दोनों की रजामंदी होती है। और अपहरण क्या? अपहरण थोड़ा सा उससे ज्यादा उच्च लेवल का अपराध है, जिसमें कि किसी को धमकी के द्वारा, बल के द्वारा या किसी बंदूक के द्वारा या जबरदस्ती किसी का अपहरण करना, किडनैपिंग कर लेना। तो यह व्यापहरण और अपहरण का एक छोटा सा अंतर है, इसको आप जान लीजिए। इस प्रश्न के जो उत्तर हैं, इसका उत्तर मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि व्यापहरण में बल का प्रयोग, जबरदस्ती या धोखे का इस्तेमाल शामिल होता है, जबकि अपहरण में पीड़ितों को बस में ले जाना शामिल होता है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे गलत वाक्य, यहाँ पे कौन सा गलत वाक्य है, आप तीनों जब वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने 2 लाइन में आपको बता दिया, व्यापहरण का मतलब बहला फुसलाकर रजामंदी से किसी को भगा ले जाना या किसी के वैध संरक्षकता से उसको दूर कर देना। और अपहरण क्या है? जबरदस्ती किसी को क्या करना? अपने कब्जे में ले लेना या उसको संरक्षण से किसी व्यक्ति के संरक्षण से उसको ले लेना, यह क्या है? यह अपहरण है। और ऑप्शन नंबर 3 आपको इसमें स्पष्ट हो रहा है कि व्यापहरण में बल प्रयोग, जो कि गलत हो गया। व्यापहरण में बल प्रयोग नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं होता है, धोखा नहीं होता है। धोखा एक तरह से हो भी सकता है, लेकिन जो है बल का प्रयोग और जबरदस्ती तो नहीं होता है। जबकि अपहरण में पीड़ित को बस से ले जाना शामिल होता है, यह व्यापहरण हो गया। यह जो है क्या हो गया? व्यापहरण में इसको कहेंगे, एडक्शन में इसको कहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं कि व्यापहरण और अपहरण को जो है बीएनएस खंड के अंतर्गत जो है कहां पे परिभाषित किया गया है और इसके बारे में क्या बताया गया है। तो बीएनएस के सेक्शन 137 में जो है व्यापहरण के बारे में बताया गया है और 138 में अपहरण के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो है यह जो है लंबा हो सकता है वीडियो, इसके लिए हम इसको देखते हैं। देखिए, व्यापहरण और किडनैपिंग और एडक्शन में अंतर क्या है? दोनों ही व्यक्तियों को उनके इच्छा के विरुद्ध ले जाने का अपराध है। दोनों ही मामले में जो है क्या है, किसी को उसके इच्छा के विरुद्ध ले जाया जाता है, किसी एक बहला फुसलाकर और किसी को जबरदस्ती। लेकिन उसमें मुख्य अंतर यही है कि अपहरण में अक्सर बल, छल या कपट का प्रयोग किया जाता है या उसके इच्छा के विरुद्ध लिया जाता है, जबकि व्यापहरण में लालच देकर, फुसलाकर या उसकी वैध संरक्षकता से बाहर ले जाया जाता है और इसमें बल का प्रयोग आवश्यक नहीं है। आशा है कि क्लियर हो गया होगा व्यापहरण और अपहरण। धारा 137, धारा 138 बीएनएस को आप लोग देख लीजिएगा। बीएनएस के अंतर्गत जो है धारा 137 और धारा 138 में जो है व्यापहरण और अपहरण को बताया गया है। मैं जरा लिख देता हूं, आपको अगर कहीं नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 137 और 138। देखिए, यहां से प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, कई बार मैं देख रहा हूं कि बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यापहरण अपहरण को आप बेहतर तरीके से मैंने प्रयास किया है बताने के लिए, आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है? प्ली बार्गेनिंग के मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय किस प्रकार का निर्णय होता है? तो प्ली बार्गेनिंग आप लोग कई बार देखे होंगे, कई बार समझे होंगे। और यहां थोड़ा सा मैं आपको बस इतना ही बता दूं कि जो एक्यूज्ड होता है और जो सरकारी वकील होता है, उसके बीच में जो एक सहमति पत्र बनता है, एक सहमति होती है, उसी को प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। प्ली बार्गेनिंग का मतलब यही होगा कि जो है जो व्यक्ति अभियुक्त है उसके और जो अदालत का जो सरकारी वकील है या जो प्रतिपक्ष का वकील है उसके साथ या न्यायालय के साथ जो है एक जो है समझौता होता है, जिसका मकसद यही होता है कि जो एक्यूज्ड होता है वह अपनी गलती मान लेता है और उसको न्यायालय कुछ कंसेशन दे देता है, उसको सजा में कुछ कमी दे देता है। और इससे क्या होता है कि कोर्ट का लंबा जो चलने वाला होता है वो कुछ समय में ही जो है वो निपट जाता है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। एक बार देखते हैं प्ली बार्गेनिंग में क्या है। अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जाती है। प्ली बार्गेनिंग में का जो अंतिम फैसला होता है वो अंतिम होता है।
संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत याचिका और अनुच्छेद 226-27 के तहत रीट याचिका को छोड़कर अंतिम और कोई अपील नहीं है। यही सही हो सकता है, इसका जो है सही आंसर जो यही हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत, जो इसमें कुछ व्यक्तियों को शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 226, 227 के तहत रीट याचिका को छोड़कर अंतिम कोई अपील नहीं किया जा सकता है प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 गायब है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज इसमें प्ली बार्गेनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो प्ली बार्गेनिंग है इसका अर्थ मैंने पहले ही आपको बताया कि आरोपी और अभियोजन पक्ष यानी कि सरकारी वकील के बीच एक समझौता होता है। इसमें आरोपी अपनी गलती मान लेता है ताकि उसे कम सजा या कम गंभीर आरोप मिले। यह प्रक्रिया जो है क्विक जस्टिस के लिए होती है या कि तेज न्याय के लिए होती है, और अदालत का समय और खर्च दोनों बचाती है। और प्ली बार्गेनिंग के मामले में न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत यानी याचिका और अनुच्छेद 226, 227 के तहत रीट याचिका को छोड़कर अंतिम और कोई अपील इसमें नहीं किया जा सकता। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आपको जो है अपने अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइए, ताकि उस पे अगले वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा कर सकें। अभी जल्द ही रिसेंटली आपको एक और प्रश्न, आपको एक और पेपर का सेट मैं दूंगा, जो कि काफी बहुत ही अच्छा बेहतर तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और अभी जो है क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है लगभग 1K जो है मेंबर उसके हो चुके हैं, और 1K मेंबर हमें लग रहा है कि पर डे कम से कम 600 से 700 लोग जो है पेपर देते हैं, जिनका कट ऑफ, जिनका मार्क हमारे पास आता है। हमारे वो एप्लीकेशन में उस तरह का सिस्टम है। और बड़ी अच्छी बात है कि इतने हार्ड लेवल का थोड़ा सा मैंने जो एप्लीकेशन पे जो भी सेट मैंने डाला हुआ है, तो 1 से लेकर 10 तक जो है यह थोड़ा सा बेसिक लेवल के इसमें जो है आपको मिलेंगे। लेकिन 10 के बाद जैसे ही आप 10 से 20 के बीच में आपको मॉडरेट लेवल के जो है क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और अभी 31 सेट उस पर अपलोड है, 20 से लेकर और 30 तक जो है यह हार्ड लेवल के प्रश्न है। इसमें काफी हार्ड लेवल के प्रश्न है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको हार्ड है। अगर इसको आप पढ़ लेंगे, इस सेक्शन को ये 10 सेट आप लगा लेंगे ठीक ठाक से, तो ये आप मान के चलिए कि यहां आप अपनी जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। और पूरे सिलेबस को पकड़ के प्रश्न डालेंगे, एक प्रश्न भी इधर उधर से नहीं है। जो आपका सिलेबस का जो डिमांड है उसी सिलेबस के हिसाब से प्रश्न डाला गया है। यहां तक कि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन है वो सारे सिलेबस के हिसाब से ही डाले गए हैं, और एक भी प्रश्न को रिपीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी 5 दिन 7 दिन का समय है, आप लोग जरूर एप्लीकेशन पे जाके और जरूर ये प्रैक्टिस सेट लगाएं। लास्ट का प्रैक्टिस सेट जो है 20 से लेकर 30 तक के बीच का ही जो प्रैक्टिस सेट है उसको ही लगाइए, या अगर आपके पास समय हो तो पर डे 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको जो है वहां से लाभ मिलेगा। तो मैं बता रहा था कि लगभग 600 से 700 लोग डेली पेपर देते हैं यहाँ पे, और इसमें अप्रॉक्स 60 to 70% का ये मार्क जो है स्कोर आ रहा है सबका, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ 60 से 70 कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि यह एग्जाम में भी इसके आसपास ही रहेंगे। 70 प्लस ही इनका जो है जो मेरिट इनका जाने वाला है, 70 प्लस जो है इनका प्रश्न बनेगा। तो आइए अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 167 के तहत मौत, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए जांच के दौरान निरुद्ध किए जाने को अधिकृत किया जा सकता जांच के दौरान निरुद्ध किए जाने को अधिकृत किया जाता है। 167 यानी कि रिमांड के बारे में बात किया जा रहा है, जो सीआरपीसी के अंतर्गत जो है रिमांड के बारे में बात किया है। तो इसमें जो वही है कि आजीवन कारावास या 10 साल से कम अवधि के कारावास, 10 साल की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए जांच के दौरान निरुद्ध किए जाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है 45 दिनों के लिए, 75 दिनों के लिए, 60 डेज के लिए या 30 डेज के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। आप लोग 167 को पढ़े भी हैं कई बार। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 167 के तहत जो है यह बताया गया है कि मौत, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सजा वाले अपराधों के अलावा, यानी इससे अलावा अगर कोई अपराध है तो उसकी जांच के दौरान अधिक से अधिक 60 दिनों तक उसको निरुद्ध किया जा सकता है। यानी कि रिमांड अधिकतम 60 दिनों तक का लिया जा सकता है, और वह गिरफ्तारी के बाद हिरासत की तारीख से उसको गिना जा सकता है। और अगर अधिकतम 60 दिनों तक में जांच क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको जो है उसको जो है जो एक्यूज्ड होता है उसको जो है उसका डिफॉल्ट जमानत का हकदार होता है, उसको डिफॉल्ट जमानत
दिए जाने का प्रोविजन उसमें है। और यही 167 अब आप बीएनएस के अंतर्गत आएंगे तो 187 में सेम वही प्रोसीजर है, यानी कि जो 167 में जो था अब बीएनएस के अंतर्गत जो है, बीएनएस के अंतर्गत जो है यह 187 में है, यानी कि इसको रिमांड के बारे में। तो रिमांड अधिकतम 60 दिनों के लिए लिया जा सकता है। हालांकि अगर आजीवन या मौत या आजीवन कारावास का हो तो 90 दिनों तक का रिमांड अधिकतम लिया जा सकता है। लेकिन सामान्य मामलों में जैसा कि हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि जो है यह जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के अलावा अन्य किसी अपराध में अधिकतम जो है 60 दिनों का जो है रिमांड लिया जा सकता है बीएनएस के खंड 187 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत जमानत मंजूर करने की अधिकारिता की, यानी कि अग्रिम जमानत किसके द्वारा दिया जा सकता है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि अग्रिम जमानत को जो है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कहाँ दिया गया है, क्योंकि अभी आपको दंड प्रक्रिया संहिता नहीं पढ़ना है, अभी आपको दंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ना है। और मैं इसलिए सेम इस प्रश्न को इसमें लिया हूं क्योंकि ये प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं बस आपके समझ के लिए कि इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। बहुत इजी वे में नहीं जाना है, नहीं तो एग्जाम बार बार देने से, अपना चांस गंवाने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या दे रहा है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा, सेशन न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में के द्वारा जो है अग्रिम जमानत दिया जा सकता है, न कि मजिस्ट्रेट के द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर यही होगा, सेशन न्यायालय यानी सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जो है अग्रिम जमानत दिया जा सकता है, जिसको सीआरपीसी के धारा 438 में बताया गया था। लेकिन वही चीज जो है अगर आप बीएनएसएस के अंतर्गत आते हैं तो सेक्शन 482 में बताया गया है अग्रिम जमानत के बारे में। 438 इक्वल हो गया है जो है 482 के बारे में। और इसमें अग्रिम जमानत के अंतर्गत जो इसमें बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि जो है बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी से पहले ही जमानत से संबंधित है। अब अग्रिम जमानत का मतलब यही हो गया कि कोई मामला जो है आप पे अगर अभियोग लग गया, कोई मुकदमा दर्ज हो गया, कोई आपके एफआईआर हो गई, तो गिरफ्तारी आप चाहते हैं, जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और न्यायालय जो है सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है यह आपको जो है या आपको 482 के अंतर्गत जो है अग्रिम जमानत का दे देता है, जिसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर पाती है और आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो 482 के एक में कहते हो अग्रिम जमानत के आदेश से संबंधित है, और इसको कौन दे सकता है? सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय दे सकता है, न कि मजिस्ट्रेट। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के समान भूमिका निभाती है? 5 प्रकार के रीट होते हैं, मैंने पहले बताया है, मेरा कोई वीडियो था याद नहीं आ रहा, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। 5 तरह के रीट होते हैं। और जो हमारा जो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होगा न्यायालय के द्वारा कि जो मुजरिम है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, तो इसको जैसे मान लीजिए आपको आशंका है कि जो हमारा जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या जिसको कि किसी मामले में बंद किया गया है, तो उसको गायब कर दिया गया है या उसको जो है फर्जी फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो न्यायालय कहता है कि उसको मेरे सामने ले आओ। तो यह किसमें बताया गया था? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है क्या बता रहा है कि अच्छा किस सेक्शन के समान है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सीआरपीसी के अंतर्गत जो है यह जो प्रश्न है इसका धारा 97 में बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान है। इसमें 97 में, धारा 97 सीआरपीसी में बताया गया था कि गलत तरीके से बंधक बनाए गए व्यक्तियों की तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट को तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार देता है। यह धारा मजिस्ट्रेट को ऐसे स्थान के लिए तलाशी वारंट जारी करने की अनुमति देता है जहां गलत तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्तियों के होने का संदेह है। तो सीआरपीसी में सेक्शन 97 आप पढ़े होंगे। तो अभी भी जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस के सेक्शन 97 में ही जो है इसको बताया गया है। तो अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग अपने कुछ कमेंट भी देते रहिए, आपके कमेंट जो है आने से हमें ऊर्जा मिलती है और आगे जो है इस तरह के प्रश्नों से, इस तरह की चीज़ों से अवेयर होने के लिए आप भी जो है
उस चीज का लाभ उठाते हैं। चलिए अगले अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 की धारा 156(3) के अनुसार संज्ञेय अपराधों के मामले में अन्वेषण का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है सेशन न्यायालय के द्वारा, एक मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 156(3) 156(3) याद करिए, वही जो पुराना सीआरपीसी में जो था, थाने पर पुलिस जो है आपका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, आपने जो है 156(3) के शक्तियों का प्रयोग करते हुए या 156(3) के अनुसार जो है आपने एसपी के पास जो है या जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जिले के, उनके पास आपने दरख्वास्त लगाई कि सर हमारी जो है, या न्यायालय में दरखास्त लगाया आपने कि हमारा जो है मुकदमा, हमारा ये रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। तो न्यायालय जो है रिपोर्ट लिखने के लिए चीजों को जांच करने के बाद और संज्ञेय अपराधों के मामले में जो है अन्वेषण करने की आदेश जो है संबंधित जो है पुलिस अधिकारी को देता है। और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि 156(3) के तहत अन्वेषण का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है किस प्रकार के न्यायालय के द्वारा, सेशन न्यायालय के द्वारा, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा जो है दंड प्रक्रिया के संहिता धारा 156(3) के अनुसार जो है संज्ञेय मामले जो है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस टाइप के मामले होते हैं, उसमें जो है मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा जो है आदेश देने की शक्ति हो, अन्वेषण के लिए जो है आदेश देने की शक्ति जो है यह 156(3) के अंतर्गत है। लेकिन अब इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग बीएनएसएस के नजरिए से अगर देखें तो सेक्शन 175 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि इस प्रक्रिया को नया रूप दिया गया है। अब मजिस्ट्रेट धारा 173(4) के तहत शपथ के साथ किए गए आवेदन पर विचार करेंगे। अब ऐसा नहीं था, पहले जो है एफिडेविट नहीं लगता था आपको 156(3) के तहत, लेकिन अब जो है धारा 154(1) और धारा 154(3) के तहत जो है शिकायत दर्ज करनी होगी और आवेदन शपथ पत्र पर समर्पित होना चाहिए। तो यह किस में दिया गया है, यह सीआरपीसी के सेक्शन, तो अब यह 175 के 3 में आ गया है और इसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा 173(4) के तहत शपथ पत्र के साथ किए गए आवेदन पर विचार करेंगे और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से पहले इस पर विचार किया जाएगा। तो जो 156(3) था अभी क्या हो गया, 175(3) हो गया है, इसको ध्यान रखना है बीएनएसएस के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा। आप अपने कमेंट दीजिए, कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहिए ताकि हमारा भी ध्यान लगे कि भाई आप जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक उद्घोषणा जिसमें एक व्यक्ति को उपस्थित होने की आवश्यकता होती है को प्रकाशित किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उद्घोषणा जो प्रोक्लामेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि धारा 82 के तहत उद्घोषणा एक व्यक्ति को उपस्थित होने की आवश्यकता होती है को प्रकाशित किया जाता है। संबंधित व्यक्ति को कम से कम 15 दिन का समय देते हुए, संबंधित व्यक्ति को कम से कम 30 दिन का समय देते हुए, संबंधित व्यक्ति को कम से कम 20 दिन का समय देते हुए, संबंधित व्यक्ति को कम से कम 10 दिन का समय देते हुए। तो 82 है और बीएनएसएस के अंतर्गत जाएंगे तो सेक्शन बीएनएसएस के अंतर्गत जो है सेक्शन 84 में जो है ये चीजें बताई उद्घोषणा के लिए 84 में बताया गया है और कॉन्सेंट सेम वही है, बस सेक्शन बदल गया है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। यहाँ पे बीएनएसएस देखिए लिखना चाहिए, बीएनएस में लिख दिया हूँ, बीएनएसएस के सेक्शन 84 में है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसके कॉन्सेंट को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले तो उत्तर हो जाएगा संबंधित व्यक्ति को कम से कम 30 दिन का समय देना चाहिए। जैसे कोई भी उद्घोषणा आदेश अगर जारी करना हो तो संबंधित व्यक्ति को कम से कम 30 दिन का समय देते हुए एक नोटिस देकर 30 दिनों का, और फिर उसके बाद से उद्घोषणा आदेश जारी किया जाना चाहिए। और यही चीज बीएनएसएस के धारा 84 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के फरार होने पर जो प्रोक्लामेशन होता है इसको जारी करने की प्रक्रिया के बारे में, कि यदि किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया है और वह व्यक्ति छिप रहा है या वारंट का पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा जारी कर सकता है जिसमें उस व्यक्ति को एक निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। तो यह जो है सेक्शन 84 में बताया गया है और इसको कई सारी चीजों से इसको प्रकाशित किया जा सकता है, जिसमें कुछ चीजों पर हम लोग ध्यान आकर्षित कर लेते हैं क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो उद्घोषणा जारी किस तरीके से किया जाएगा? यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि वारंट जारी होने के बाद कोई व्यक्ति फरार हो गया है या छिप गया है, या उस व्यक्ति को एक लिखित उद्घोषणा जारी करने का आदेश दे सकता है। और इसमें क्या है, उपस्थिति की आवश्यकता है। उद्घोषणा में उस व्यक्ति को एक निर्दिष्ट समय पर, जो उद्घोषणा की तारीख से कम 30 दिनों के बाद का होगा, यही प्रश्न आपका पूछ रहा है कि एक निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। प्रकाशन के तरीके क्या है? उद्घोषणा को निम्नलिखित तरीकों से सार्वजनिक किया जा सकता है। उस शहर या गांव में जहां व्यक्ति रहता है, किसी प्रमुख स्थान पर जोर जोर से पढ़ा जाना चाहिए। व्यक्ति के घर या गांव या किसी प्रसिद्ध स्थान पर चिपकाया जाना चाहिए। न्यायालय के दर्शनीय क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय उचित समझे तो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित कर सकता है। तो इस तरह के टेक्निकल प्रश्न भी बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। बाकी 30 दिनों, कोई व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी हुआ, अगर वो हाजिर नहीं हो रहा है तो कम से कम 30 दिन का समय देते हुए और उद्घोषणा आदेश सेक्शन 84 बीएनएसएस के अंतर्गत जारी किए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंधित व्यक्ति को कम से कम 30 दिन का समय देते हुए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत संज्ञान लेने का क्या अर्थ है? देखिए यहां से धारा सारा आपका फेल, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे संज्ञान लेना क्या होता है? यह एक कानूनी शब्द है कि संज्ञान लेना। जैसे न्यायालय आपका जो है 180 जो रेलवे एक्ट है, इसका 180 का एफ देखिएगा, न्यायालय जो है किसी मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि जांच अधिकारी जो है न्यायालय के समक्ष जो है मामले को ले नहीं जाएंगे। तो वही संज्ञान लेना, यह उससे अर्थ आप लगा सकते हैं कि टेकिंग कॉग्निजेंस क्या होता है? विचारण शुरू करना, अपराध पर विचार शुरू करने के लिए प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना, अपराध पर विचारण की आवश्यकता है या नहीं यह तय करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई करना, मामले का न्यायिक रूप से संज्ञान लेना। ये तीनों ऑप्शन, विचारण शुरू करना इससे इसका कोई मतलब नहीं है, अपराध पर विचारण इससे भी कोई मतलब नहीं है, अपराध पर विचारण की आवश्यकता है या नहीं तय करने के प्रशासनिक कार्रवाई, ये भी गलत हो गया। मामले का न्यायिक रूप से संज्ञान लेना, तो यह संज्ञान लेने का मतलब यही हो गया। कहीं इसको डिफाइन नहीं किया गया, कहीं इसके बारे में जो है दंड प्रक्रिया संहिता या बीएनएसएस में भी कहीं संज्ञान लेने को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन मामले का न्यायिक रूप से संज्ञान लेना ही संज्ञान का सही रूप से डेफिनेशन है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधान है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां महिला अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेंगी। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दिया गया है, कोई बदलाव नहीं है, सेम चीज वही है जो आपको अभी 2005 का अधिनियम में संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो बताया गया था उसी में है। धारा 42, धारा 46 का 4, धारा 55 का है, धारा 47 का 47। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धारा 46 के 4 में जो है यह बताया गया था कि महिला को जो है सूर्योदय के पश्चात जो है सूर्यास्त के पश्चात में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उसकी तलाशी अगर लेना होगा या गिरफ्तारी लेना होगा तो वह महिला कर्मी का रहना आवश्यक है। तो यह सारी चीजें इसमें दिया गया है। वहीं अगर आप बीएनएसएस की धारा 43 में आते हैं तो 43 में बताया गया है, सेम कॉन्सेप्ट वही है कि गिरफ्तारी और महिला की गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया के बारे में बताया गया इसमें। और इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के दौरान अधिकारी को व्यक्ति को छूना होगा और उसकी मौखिक सहमति लेनी होगी, और यह धारा पुलिस को खतरनाक अपराधियों को हथकड़ी लगाने की अनुमति देती है, और गिरफ्तारी को सम्मान और कानूनी तरीके से किया जाना सुनिश्चित करती है। तो यह धारा 43 के अंतर्गत बताया गया, और 43 के ही खंड 4 में यह बताया गया है कि महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि असाधारण परिस्थितियां न हो, और उन असाधारण परिस्थितियों में भी जो है महिला पुलिसकर्मी के समक्ष जो है महिला की गिरफ्तारी या उसकी तलाशी ली जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अगर सीआरपीसी के नजरिए से देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत मृत्युकालिक कथन सुसंगत है?
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृत्युकालिक कथन बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, और इसको किस में पढ़ते थे पहले? इसको पहले पढ़ते थे हम लोग धारा 32 में, सीआरपीसी के धारा 32 के अंतर्गत पढ़ते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बीएनएसएस के नजरिए से पढ़ें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 में जो है मृत्युकालिक कथन के बारे में बताया गया है। और मृत्युकालिक कथन क्या है? उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों से संबंधित है जिसमें गवाह के रूप में किसी व्यक्ति को बुलाया नहीं जा सकता, और ऐसे बयान को तब प्रासंगिक बनता है जब उन्हें देने वाले व्यक्ति मर चुका हो, या मिल न सके, या अन्यथा साक्ष्य देने में असमर्थ हो, या उसकी उपस्थिति विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का प्रतिस्थापन है। तो सेक्शन 26 में जो है मृत्युकालिक कथन के बारे में बताया गया है, और उसको डेफिनेशन भी आपने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें के हिसाब से धारा 32 होगा, और बीएनएसएस के अंतर्गत सेक्शन 26। तो बीएनएसएस नहीं होगा यहाँ पे, बीएसए। अच्छा, बीएसए और बीएनएसएस, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कई सारे प्रश्नों में अगर मिले जुले प्रश्न आते हैं तो कभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर पढ़े तो उसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का दोनों होता है। तो देख सकते हैं कि वो, क्योंकि बीएसए का जो है, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराना वाला 1872 का जो है आप देख सकते हैं, और ये जो बीएसए है इसका आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। तो हिंदी में इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा जाएगा, न कि इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप बीएसए और जो है भारतीय न्याय संहिता के बारे में, सॉरी, बीएसए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस धारा के तहत प्रति परीक्षा को परिभाषित किया गया है? प्रति परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिन के बारे में पूछा जा रहा है। धारा 144, धारा 141, धारा 143। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, इसको बताएं आप। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको धारा 137 में हम लोगों ने पढ़ा है। धारा 137 के अंतर्गत जो है यह क्रॉस एग्जामिन को जो है बताया गया है। धारा 137 के अंतर्गत जो है क्रॉस एग्जामिन को बताया गया है। और अगर बीएनएसएस के अंतर्गत आते हैं, बीएनएसएस खंड के अंतर्गत आते हैं, तो इसको धारा 142 में जो है बताया गया है। और 3 तरीके की परीक्षाओं को बताया गया है, जिसमें मुख्य परीक्षा यानी कि एग्जामिन इन चीफ, और दूसरा होता है प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन, और तीसरा है पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जामिनेशन। 3 इसके जो है परीक्षाएं हैं। अब इसमें जो है मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, थोड़ा सा इसको नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मुख्य परीक्षा क्या होता है, इसको 142 में बताया गया है। वह पक्ष जो गवाह को बुलाता है और गवाह से सवाल पूछता है, यह क्या है? मुख्य परीक्षा होता है, यानी एग्जामिन इन चीफ होता है। दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, जो आपका कभी जो है पेनल्टी वगैरह कभी आपको अगर चार्ज हुआ तो आपने देखा होगा, मेजर पेनल्टीज में जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जो जांच अधिकारी के द्वारा। तो प्रति परीक्षा के द्वारा को क्या बोलते हैं? मुख्य परीक्षा के बाद विरोधी पक्ष गवाह से सवाल पूछता है। मुख्य परीक्षा के बाद जो है जो विरोधी पक्ष होता है वह गवाह से सवाल पूछता है, और इसका उद्देश्य गवाह की गवाही की विश्वसनीयता की जांच करना होगा। इंडियन आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है 141 में था, और यह जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 142 में जो है यह बताया गया है। मुख्य परीक्षा के बारे में सेक्शन 142 में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है आई इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत और बीएसए के अंतर्गत 142। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं, फिर आइए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत दांडिक कार्रवाई में प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण संस्वीकृति विसंगत है? यानी किसी एक्यूज्ड को जो है प्रलोभन देकर, धमकी देकर और वादे
के कारण जो है उसको कोई संस्वीकृति करवाई जाती है, तो यह क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो है यह मान्य नहीं है। ये किस धारा में बताया गया है? तो यहाँ से ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो है धारा 25, धारा 24, धारा 26 या धारा 17। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है नंबर 2 इसका हो जाएगा। धारा 24 में बताया गया था कि जो है न्यायिक कार्रवाई में जो है प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण की गई स्वीकृति जो है यह विसंगत होगी। और यही सेम चीज जो है अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 22 में आते हैं तो धारा 22 कहता है कि यदि किसी अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति यानी उसका कन्फेशन जो है प्रलोभन, धमकी, जबरदस्ती या किसी वादे के कारण की गई है तो यह आपराधिक कार्रवाई में जो है इसको क्या अनएडमिसेबल माना जाएगा। इसको यही बताया गया है सेक्शन धारा 22 के अंतर्गत जो है BSA के धारा 22 के अंतर्गत जो है इस चीज इसको बताया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही चीज जो है आप BSA के अंतर्गत BSA में जो है सेक्शन 22 में बताया गया है। और यह जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में बताया गया है। बाकी कॉन्सेंट सेम वही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। इस तरीके की चीजें सेम टू सेम नहीं भी आती हैं तो कुछ न कुछ चीजें इसमें से आपको जरूर मिलेंगी। 2-4 प्रश्न मेरा आशा है कि आप पूरे वीडियो को अगर देख लेते हैं तो 2-4 प्रश्न आपके यहाँ से जरूर तैयार होंगे, अधिक भी हो सकते हैं। आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको किस तरीके के प्रश्नों को तैयार करना है। आपको आपकी जो समझ है अपने समझ को किस तरीके से प्रश्नों को हल करते समय किस तरीके से लगाना है। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपका रेल अधिनियम से संबंधित प्रश्न आ गया। रेल अधिनियम संशोधित 2003 के किस धारा के तहत जानबूझकर अपमान करना, जांच में बाधा उत्पन्न करना या जांच अधिकारी को जानबूझकर गलत बयान देना दंडनीय है? धारा 180C, धारा 180G, धारा 180E और धारा 180A। अब इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दीजिए। आपके अब ये प्रोफेशनल नॉलेज का प्रश्न है। तो 180G में यह बताया गया है कि कोई जानबूझकर किसी जांच अधिकारी को, देखिए जो 180 का पोर्शन है F तक का, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए एक बार आप लोग एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको रिटर्न में भी मिलेगा, वहां से लिखा हुआ और बिल्कुल शार्ट में मिला है, शार्ट में बताया गया है। वहां से आप अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। ए में क्या बताया गया है? 180A में एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर आपको 180G पर ले चलूंगा। 180A में क्या है? अपराध का किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जो है प्राधिकृत अधिकारी क्या करता है? जांच करता है। मान लीजिए आप जांच अधिकारी, आपके पास कोई जांच आई तो उसको सुनिश्चित करने के लिए कोई रिपोर्ट आई, कोई किसी के कोई शिकायत आई तो उसको सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जांच किया जाएगा। यह 180 के ए में बताया गया है। वहीं बी में क्या बताया जाए कि अधिकारियों की जो जांच अधिकारी की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सम्मन करना या किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाना, यह 180 बी के अंतर्गत बताया गया है। और 80C में अब जाइए तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी पर सक्षम अधिकारी को अग्रसित करना। कोई अन्य व्यक्ति अगर गिरफ्तार करता है तो उसे जो सक्षम अधिकारी है, जो जांच अधिकारी है, उसको अग्रसित किया जाना। और 180D में बताया गया है कि जांच कैसे की जाएगी, जमानत कैसे दी जाएगी, ये सारी चीजें 180D में बताई गई है। ई में बताया गया है कि तलाशी या गिरफ्तारी और जब्ती कैसे होगी, तो तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती आपको होगी। और 180F में जो है न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान न लेना बताया गया है। और न्यायालय जो है स्वतः संज्ञान नहीं लेगा किसी मामले को जब तक कि न्यायालय के समक्ष मामले को जांच अधिकारी के द्वारा ले नहीं जाएगा। वहीं 180 का जो जी है, जो हमारा प्रश्न है कि जानबूझकर किसी जांच अधिकारी का अपमान करना, जांच के कार्रवाई में बाधा डालना या अधिकारी के सामने जानबूझकर गलत बयान देना, गलत नाम पता बताना, तो ये सारी चीजें। अब इसकी सजा के बारे में भी आप जान लीजिए, 6 महीने की साधारण कैद, 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो यह रेल की जो जांच प्रक्रिया है, रेल के जो कानूनन जो जांच प्रक्रिया होती है उसको बाधित करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए यह बनाया गया है। तो 180 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180G यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अभी एक नया अपडेट है। अभी आप लोगों का जो आरपीएफ रूल है, आरपीएफ रूल में एक अमेंडमेंट हुआ है और जिसमें सेक्शन 48, 49 जो कि फिजिकल जो कि आपका जो हाइट वगैरह होता था उसमें जो है संशोधन किया गया है। और संशोधन करके जो है 48-49 में जो पहले
165 168 हुआ करता था, उसको 170 कर दिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 48 49 को भी एक जरूर आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि वहां से प्रश्न बने, क्योंकि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ, इसी अक्टूबर में ही हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। तो 48 49 को एक बार आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या उसमें हो सकता है। उसके बारे में तमाम वीडियो भी आपको यूट्यूब पे हैं, आप देख लीजिएगा वहां से। मैं उन सारी चीजों पर आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। तो आइए अपने प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि कोई व्यक्ति किसी रेलगाड़ी में या रेल के किसी भाग पर जानबूझकर या किसी प्रतिहेतु के बिना रेल प्रशासन के द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुख सुविधा में बाधा डालता है जिससे कि किसी यात्री की आरामदायक यात्रा प्रभावित हो, तो वह किस धारा का उल्लंघन करता है? धारा 166 गलत हो गया, काफी समय से आप रेलवे एक्ट पढ़ रहे हैं। रेल अधिनियम की धारा 174 सी, रेल अधिनियम की धारा 145 सी, ये राइट हो सकता है। रेल अधिनियम की धारा 175 सी डबल हो गया है, देखिए ये गलत हो गया। ये तो अब 145 है क्या? 145 के बारे में आइए जानते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 145 सेक्शन 145 रेलवे एक्ट जो है, यह जो है इसमें देखिए 3 सेक्शन क ख और ग दिया गया है। तो इसमें पहला है नशे की हालत में, क में क्या दिया 145 का है नशे की हालत में, या ख में क्या दिया है कोई उपद्रव या अभद्रता अशिष्टता या अपमानजनक या अश्लील भाषा का प्रयोग करता है, ख में यह बताया गया है। और ग में कहा गया है कि जानबूझकर किसी बहाने से रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई किसी सुख सुविधा में हस्तक्षेप करेगा या किसी यात्री की आरामदायक यात्रा को प्रभावित करेगा, उसे किसी भी रेल सेवक के द्वारा रेलवे से हटाया जा सकेगा या उसके पास टिकट की जब्ती के अतिरिक्त उसे 6 महीने तक के कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। क्लियर हो गया तीनों? पहला नशे की हालत में, दूसरा उपद्रव या अभद्रता के कारण न्यूसेंस फैलाता है, और तीसरा क्या हो गया किसी प्रकार से आरामदायक यात्रा को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रेल अधिनियम की धारा 145 सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। मैंने प्रयास किया है कि आपको जो है एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न तैयार हो, और मैं एक बार पुनः कहूंगा कि आप एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। अभी आपके पास एक सप्ताह का समय है। एप्लीकेशन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारे प्रश्न हैं, और जैसे मैं आपको सारी चीजों को बता रहा हूं वो सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में भी है। आप वहां से जाकर एक्सप्लेन उसको बहुत बेहतर तरीके से किया गया है, उसको देख सकते हैं। और आपका एक विजुअल जो है आपका जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर सेट पर या जो है अपने मोबाइल सेट पे अगर इसको लगाते हैं तो 30 सेट का मतलब हो गया कि 2400 या 2500 क्वेश्चन, 3000 के लगभग क्वेश्चंस, जो कि बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेल अधिनियम की किस धारा के अनुसार ट्रेन की छत, सीढ़ी या इंजन पर यात्रा करना अपराध है? रेल अधिनियम की धारा 157 गलत हो गया, टिकट में फेरफार। रेल अधिनियम की धारा 156 ये सही राइट है इसका जो है। रेल अधिनियम की धारा 155 आपने देखा पहले ही, और 158, तो इस 156 इसका राइट आंसर होगा। रेल अधिनियम के धारा 156 के अंतर्गत जो है ट्रेन की छत, सीढ़ी या इंजन पर यात्रा करना जो है अपराध माना गया है। तो इस तरीके के भी मिले जुले प्रश्न आपको मिलेंगे। अब 156 में कुछ चीजों को आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर 156 को अगर थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए। रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत ट्रेन की छत, पायदान या इंजन पर यात्रा करना क्या है? सबसे पहले तो जान लीजिए दंडनीय अपराध है, और इसके लिए 3 महीने का कैद या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। दंड का जो प्रोसीजर है 3 महीने का कैद, 500 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह उन यात्रियों पर लागू होता है जो रेल कर्मचारी द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी इस तरह के खतरनाक यात्रा जारी रखते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे कर्मचारियों को ऐसे व्यक्ति को तुरंत ट्रेन से हटाने का भी अधिकार है, और इसमें 3 महीने का कैद और 500 तक का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ चल सकती है, और रेलवे कर्मचारी द्वारा ऐसे यात्री को ट्रेन से हटाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की किस धारा के तहत बल के प्रत्येक सदस्य को अधिनियम के प्रायोजनों के लिए हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा और किसी भी समय भारत के भीतर किसी भी स्थान पर नियोजित किया जाता है? रेल आरपीएफ एक्ट से संबंधित प्रश्न है 1957। इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, और इसमें जो है जो कुछ चीजों को जोड़ा गया है, खास करके डेफिनेशन खंड में कुछ चीजों को जोड़ा गया है। तो वो हमारा प्रश्न नहीं है, जब उस तरह के प्रश्न आएंगे तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो धारा 15 के अंतर्गत सभी बताएंगे इसमें, धारा 15 के अंतर्गत। लेकिन 15 को बस इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं होगा, 15 को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जानते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो धारा 15 है
15 के एक क, ख और ग 3 सेक्शन है, और 3 सेक्शन में देखिए क सेक्शन में 3 खंड बनाया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क में जो है क्या है, संघ आदि बनाने के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है कि कोई संघ या कोई संगम या कोई जो है पार्टी नहीं बनाएंगे, कोई संघ नहीं बनाएंगे। इसमें पहले पॉइंट में कहा गया है कि बल का कोई भी सदस्य केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी के बिना पूर्व लिखित मंजूरी के बिना जो है कोई ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ, राजनीतिक संघ या ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ या राजनीतिक संघ के किसी भी वर्ग का सदस्य नहीं होगा या किसी तरीके से उससे संबद्ध नहीं होगा। यह पहले के एक में दिया गया है। तो बी में किया गया है किसी अन्य समाज संस्था या संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए या किसी तरह से उसे संबंध होना जिससे बल के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है या जो विशुद्ध रूप से सामाजिक, मनोरंजक या धार्मिक प्रकृति का नहीं है। और सी लास्ट इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, प्रेस से संपर्क नहीं किया जाएगा। 15 के सी में बताया गया प्रेस से संपर्क नहीं किया जाएगा, यह जो है 15 के सी में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। काफी समय वेस्ट होगा इससे, आपको बहुत ज्यादा डीपली अगर पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पढ़िए, वहां काफी अच्छे तरीके से चीजों को बहुत मिनिमाइज करके बहुत ही इजी करके उसको रखा गया है। अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट 1966 पावर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द फोर्स ऑफ समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इज प्रोविजन। तो रेल संपत्ति के बारे में यह पूछा जा रहा है कि जो है किसी व्यक्तियों को साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के लिए समन करने की शक्ति धारा 9 में, आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, धारा 9 के अंतर्गत है। जो चीजों पर बहुत समय देने योग्य नहीं है उसको नहीं दिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन 9 के बारे में थोड़ा सा और जानकारी कर लिख लेते हैं क्योंकि 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आरपीयूपी एक्ट का धारा 9 जो है यह रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 में जो है के अंतर्गत जो है जांच के दौरान साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति से संबंधित है। यह अधिकतम अधिनियम के अधिकारियों को किसी भी आवश्यक व्यक्ति को बुलाने जो कि केस से संबंधित, उस केस से संबंधित हो, उसको बुलाने का अधिकार देती है, जो किसी भी जांच के लिए जरूरी हो सकता है, जिसके बाद व्यक्ति को सत्य कथन और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य किया जाता है। 9 का है, 9 का कुछ मेन पॉइंट देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरा काम बताना है, अब उसको आप कितना एक्सेप्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। बल का कोई भी अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के बुला सकता है जिसकी जांच के लिए वह आवश्यक समझता हो, पहला पॉइंट है। नंबर 2 क्या है, यह संबंध विशिष्ट दस्तावेजों या व्यक्ति के कब्जे में मौजूद सभी प्रकार के दस्तावेजों के लिए हो सकता है। यानी कि सम्मन के माध्यम से कि फला फला दस्तावेज जिसको कि जांच अधिकारी को जरूरत है या उसके कब्जे में मौजूद सभी प्रकार के दस्तावेजों के लिए हो सकता है। सम्मन किए गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी जिसको सम्मन किया गया उसको उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्हें परीक्षा के दौरान सत्य कथन करना होगा और मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका फैक्ट है कि याद रखिएगा कि भारतीय दंड संहिता के धारा 193, 228 के तहत जो है जो भी आरपीयूपी एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, यानी कि न्यायिक कार्रवाई उसको माना जाएगा। ये बार बार पूछा जाता है, तो धारा 9 का चौथा पॉइंट भी यही है। इसमें 4 पॉइंट है धारा 9 के अंतर्गत, इसको आप देखिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि बल के अधिकारी की राय है कि अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का समुचित आधार है तो वह उस मामले की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए उसकी जमानत ले लेगा या उसे अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए। जो है सीधे जो है आरपीयूपी एक्ट के धारा 8 से उठाया गया प्रश्न है और 8 के किस सेक्शन में दिया गया है इसको आप बखूबी जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। धारा 8(2) में जो है सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 के सबसेक्शन ए में बताया गया है कि सबसे पहले तो 8 को जान लीजिए। 8 क्या कहता क्या है। धारा 8 जो है यह जो है जांच से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जो है या धारा 7 के अंतर्गत अगर जांच अधिकारी के पास भेजा जाता है तो उसके जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया जाता है। और दूसरे में यह है कि उन जांच में के प्रयोजनों के लिए जो है जो जांच अधिकारी होता है उसको वो सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो भारतीय जो है भारतीय प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है जिसको जो शक्तियां प्राप्त हैं वो सभी शक्तियां
जो है उसके समान शक्तियां उसको प्राप्त होगा। और यदि बल अधिकारी की राय में जो है अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य का संदेह या संदेह का उचित आधार है, या उसके मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानत पर स्वीकार करेगा या मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेज देगा, अन्यथा उसे जो है बंध पत्र सहित या रहित उसको छोड़ देगा। यही इसकी कहानी है। तो 8 का 2 का ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिएगा। अगला प्रश्न है, तो आइए अब मैं थोड़ा सा अब आपको अपने जो हमारा एप्लीकेशन का जो मेन इंटरफेस है उस पर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे है और नीचे एक्सप्लेनेशन कैसे दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है आप जो सेट लेंगे तो उस सेट में किस तरीके से चीजें दी हुई हैं, आपको यहाँ से बेहतर पता लगेगा। देखिए आते हैं, देखिए क्वेश्चन इसी तरीके का दिया हुआ है एप्लीकेशन पे। शायद आपको अच्छे तरीके से विजुअल ना हो, लेकिन मैं यहाँ पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ से सेम वही पेपर है जो पेपर अभी हम लोग कर रहे थे, वही पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और इसके बारे में बताया गया है। तो किसी राज्य के विधायिका राज्य में उपयोग में आने वाले किसी एक से अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य का आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी में ही की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, एक और 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, कोई भी नहीं सही है। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों ऑप्शन ये दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन का यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन सेक्शन में देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत किसी राज्य की विधायिका उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी या वहां उपयोग होने वाली एक या अधिक भाषाओं को अपना सकती है। जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा कोई और प्रावधान नहीं करता, तब तक अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो गया। सेम वही चीज इसमें भी कहा गया है। और ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि जो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी या हिंदी में होगी। तो यहां पे कहा गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी या हिंदी में नहीं की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के 1 में यह बताया गया है कि जब तक संसद कानून के द्वारा अन्यथा निर्देश न दे दे, सुप्रीम कोर्ट और सभी उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी में होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है गलत होगा। तो इस हिसाब से देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है, केवल पहला सही है और इसमें से सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसके मेन इंटरफेस पे आपको मैं ले आया हूं, जहां की आपको सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर एक साथ दिख रहे हैं। हालांकि जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे, अपने मोबाइल पे जब लगाएंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर एक साथ नहीं दिखेंगे। आपको वहां क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन करके लास्ट में जब आप पेपर कर लेंगे तो सॉल्यूशन सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये सारा सॉल्यूशन वहां पे दिखाई देगा। अब देखिए अगला प्रश्न हो गया, निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और असम। अब यहाँ सॉल्यूशन सेक्शन में देखिए सब दिया गया कि कुछ जो महत्वपूर्ण जो स्टेट हैं उन सब के जो है राजभाषा यहाँ पे लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि असम के अंतर्गत जो है, असम में जो है असम की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। बाकी सबकी ये जो भी दिए गए सब में जो है अंग्रेजी है। ये देखिए सब में अंग्रेजी है। बाकी असम जो है इस ऑप्शन में असम की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 348 है। इसमें देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयां तब तक अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक संसद कानून द्वारा कोई प्रावधान न करे। तो 348 में ये दिया गया है। तो ये हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और ये देखिए ये तो खैर आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो उस चीज को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 92 में आपका जो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, जिसको कि सब डोम के नाम से हम लोग याद करते हैं, तो ये जोड़ी गई। तो
यहाँ पे देखिए सोल्यूशन सेक्शन में दिया गया है कि 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई। शुरुआत में जो है 14 भाषाएं थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका एग्जाम का जो आप देते हैं, जो इसका एग्जाम का जो इंटरफेस है बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा। और ये सारी चीजें जैसे जैसे प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो इंटरफेस है ये हमारा पर्सनल है, इसको मैं इस पे जो काम करता हूं वो है। और आप जब परीक्षा देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अलग वो चीजें दिखेंगी। तो और कंप्यूटर पर अगर आप देखते हैं तो कंप्यूटर सेक्शन में आपको सारी चीजें ऐसे ही दिखेंगी जैसे ये इस समय शो हो रहा है। लेकिन मोबाइल पे थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि मोबाइल का जो स्क्रीन होता है, जो मोबाइल का जो मेजरमेंट होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो मोबाइल के लिए अलग बनाया गया है, वो आपको मोबाइल पर मोबाइल के तरीके से खुलेगा। लेकिन इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 92 में जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अगला देखिए, तकनीकी रेल विषयों पर मौलिक हिंदी पुस्तकें लिखने के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, या प्रेमचंद पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, या लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार? तो देखिए नीचे ये सारा लिखा हुआ है। रेलवे बोर्ड द्वारा रेल तकनीकी विषयों का मौलिक हिंदी पुस्तकें लिखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। अन्य उल्लिखित पुरस्कार जैसे प्रेमचंद पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, यह भी रेलवे बोर्ड के द्वारा ही दिए जाते हैं। लेकिन ये पुरस्कार हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास और कविता के लिए दिए जाते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया है एप्लीकेशन, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक बार आप देख लीजिए किस तरीके के यहाँ पे प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आपका आया था, बहुत महत्वपूर्ण था कि निम्नलिखित में से किन देशों ने हाल ही में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड में प्रवेश किया? तो ये जो है आपका क्वाड के बारे में था। तो भारत, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के नाम से भी इसे, अब इसका देखिए एक नाम ये है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसे क्वाड के नाम से जाना जाता है। और यह रणनीतिक मंच है जिसमें 4 देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके मेंबर हैं। तो इस तरीके के से आपको जो है सारे सेट जो भी हैं आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, स्थानांतरण भुगतान कैसा भुगतान है? तो यह एक ऐसा भुगतान जो सरकार को प्रदान की जाने वाली वस्तुगत सेवाओं के लिए है, जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जरूरतमंद है, जो सरकार द्वारा अपने वर्तमान कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, जिसके लिए कोई सेवा या सामान प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो आपको ब्लू क्या बोलते हैं, जो आपको हरे कलर में जो प्रदर्शित हो रहा होगा, और यहाँ पे बताया गया है कि हस्तांतरण भुगतान सरकार द्वारा व्यक्तियों या संगठनों को किया जाने वाला एक तरफा भुगतान है, जिसके बदले न कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती है। इनके उदाहरणों में सामाजिक सुधार लाभ, बेरोजगारी भत्ते और कल्याणकारी भुगतान शामिल है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रश्नों का सही क्रम क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको अभी देखिए जो आईपीएफ का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है ये प्रश्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और इसके देखिए सामने जो है अंग्रेजी का भी इसका जो है वो डिफाइन दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपके लिए जो ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से तैयार की गई है। और आप जो है बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। मेरा मकसद था कि आपको बस एक बार परिचय कराएं, इसका जो इंटरफेस हमारा है, जो हमने एप्लीकेशन पे जो आपको सुविधा मिलती है, किस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग का प्रश्न हो गया, मैथ का प्रश्न हो गया, किस तरीके से यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ये सारे प्रश्न सॉल्यूशन सेक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सारे रिलेवेंट क्वेश्चन हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट है, हालांकि मैंने जो भी सेट अब तक जो भी बने हैं वो सेट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये इस तरीके का एप्लीकेशन अभी तक आपको जो है आपके प्रमोशनल एग्जाम के लिए किसी के द्वारा भी नहीं दिया गया है, और इसको इस पे जो है लगातार काम चलता रहता है मेरे द्वारा या मेरी जो टीम है उसके द्वारा। तो आप लोग जरूर एप्लीकेशन को एक बार इनरोल कीजिए, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये सारी चीज़ें जो है। और सभी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ पे अपडेट भी होती रहती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो
ये अभी उस समय जो है ये न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम नहीं थे। तो देखिए नीचे सॉल्यूशन सेक्शन में सारा कुछ दिया भी हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रामा सुब्रमण्यम है, जिन्हें दिसंबर 2024 में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और यह जो है इनकी नियुक्ति दिसंबर 2024 में हुई थी। तो इस तरीके से चीजें अपडेट भी होती रहती हैं, क्योंकि यह जो है इस हिसाब से बनाया गया है कि चीजों को अपडेट किया जा सके अपने हिसाब से। तो जो जो चीजें बदलती रहती हैं तो अपने हिसाब से इसको मेरे द्वारा अपडेट भी किया जाता है। तो आप लोग एप्लीकेशन जरूर विजिट कीजिए, जाइए जो है मोबाइल पे और प्ले स्टोर में जाके और क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेल सेवा आचरण नियम से है और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ पे है? सिकंदराबाद। ये सारी चीजें जो है आपको बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने मिले। देखिए आप यहाँ पे 80 प्रश्न आप यहाँ पे हो गए, स्टैंडिंग ऑर्डर से संबंधित देखिए प्रश्न है। और ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग ऑर्डर आपको जो है केवल सीधा सीधा पढ़ के जाइएगा, उसके अंदर की चीजों को भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा। और उसका देखिए सारांश नीचे जो है स्टैंडिंग ऑर्डर जो है उसका जो है मेन सारांश भी यहाँ पे नीचे दिया गया है, या जो भी आपका सिक्योरिटी सर्कुलर हो गया या जो आपके डायरेक्टिव हो गए या स्टैंडिंग ऑर्डर हो गए, तो अगर वो लेटर नंबर नहीं है तो उसका एक शॉर्ट सोल्यूशन उसका जो है मेन पॉइंट को यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो आप लोग एप्लीकेशन पे जाइए, जरूर देखिए। आप लोगों के लिए हमारे तरफ से वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपको जो है सफलता दिला सके। बाकी आप लोग के उज्जवल भविष्य की शुभकामना, और मेरे द्वारा जो है प्रयास सतत जारी रहेंगे जब तक आप लोगों के साथ हमारा ये चैनल जुड़ा हुआ है, तब तक आप लोगों को ये सारी सुविधा मिलती रहेंगी। बाकी हमारे योग्य कोई भी चीजें हों तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 8808161606 पे आप लोग वहां से चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एप्लीकेशन पे काफी लोग जुड़ चुके हैं और थोड़ा सा इसका लोड भी एप्लीकेशन का बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा इसको और हम इनहेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। और आपको 2-4 सालों में ऐसा देखने को मिलेगा कि यह एक ऐसा चैनल होगा जिसपे आपको एग्जाम का जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर और एडवांस लेवल की सारी चीज़ें, या तो उसको बुक कहिए या इस तरीके के मॉक टेस्ट कहिए, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।